स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह क्लास मुख्य रूप से बीए सेकेंड ईयर के लिए है, क्योंकि उनके सिलेबस में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है। लेकिन यदि आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं या बीए थर्ड ईयर में हैं या आप एमए में हैं और आपके सिलेबस में असामान्य मनोविज्ञान का, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का या साइकोपैथोलॉजी का पेपर है, तो आपके लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग उनका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस का पैटर्न होता है। तो इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सिलेबस में तो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, लेकिन आप यहाँ पर आए और आपने देखा कि मैंने तो बताया है कि यह क्लास बीए सेकेंड ईयर के लिए है और आप थर्ड ईयर में हैं, तो आप यहाँ पर इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके सिलेबस में है तो आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, किसी भी क्लास में हैं, यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उन स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो इस बार बीए सेकेंड ईयर में पहुँचे हैं, जिनका अभी जुलाई से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है बीए सेकेंड ईयर का। वो क्या करेंगे, वो पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में वहाँ पर उनको एबनॉर्मल साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। वो एक तरफ से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे वहाँ पर आपको सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी मिलेगा, आप उसको देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। फिर हिस्ट्री के बाद जब आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब आप यहाँ पर आ जाएंगे असामान्य व्यवहार के कारक। असामान्य व्यवहार के क्या कारण है, इस वीडियो को आप देखना। या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लें, लेकिन इसके बाद जब आप नोट्स कंप्लीट करें तो सबसे पहले हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट करेंगे, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के इतिहास का, फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्या संप्रत्यय है उसका, देन असामान्य व्यवहार के कारण का। तो चलिए अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है असामान्य व्यवहार के कारण, कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ऐसे कारण बताए गए हैं जिनकी भूमिका असामान्य व्यवहारों को उत्पन्न करने में सबसे अधिक होती है। इसमें पहला कारण है जैविक कारण, दूसरा मनोसामाजिक कारण और तीसरा है सांस्कृतिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। हम इन सभी का डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हम सिर्फ बायोलॉजिकल कॉजेज़ को देखेंगे। आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल कॉजेज़ को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मनोसामाजिक और उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैविक कारक होते क्या हैं। जैविक कारक उन सभी कारकों को कहा जाता है जो जन्म या उससे पहले से ही व्यक्ति के अंदर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मौजूद होते हैं। यानी पर्सन के अंदर ये जन्म के पहले से भी हो सकते हैं और जन्म के बाद से भी हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकते हैं यानी दिखाई देने वाले रूप में भी, और ना दिखाई देने वाले रूप में भी हो सकते हैं। और ये सभी कारक असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। अब जो प्रमुख जैविक कारक हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ऐसे जैविक कारक बताए गए हैं जिनकी भूमिका असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में सबसे अधिक है। पहला है आपका आनुवांशिक दोष, जेनेटिक डिफेक्ट्स। दूसरा शरीर गठनात्मक कारक, बॉडी कंपोजिशन फैक्टर। और तीसरा है जैव रसायन कारक, बायोकेमिकल फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक दोष के बारे में, जेनेटिक डिफेक्ट्स के बारे में। तो वंशानुगत की जो शुरुआत होती है वह तब होती है जब जो महिला है उसका एग सेल्स पुरुष के स्पर्म सेल से मिलता है और वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। और जब उसका निर्माण होता है तो उसे एक जेनेटिक कोड मिल जाता है जिसमें उसके माता और पिता दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। और यह कोड पूरे जीवन काल में व्यक्ति के व्यवहार को नियमित और विकसित करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं।
जिनमें से जो प्रमुख डिफेक्ट है उसे हम गुणसूत्रीय असामान्यता कहते हैं, क्रोमोसोमल एनोमलीज। गुणसूत्रीय असमानता। गुणसूत्रीय असामान्यता है क्या? तो व्यक्ति का जो सेल न्यूक्लियस होता है, कोशिका केंद्रक होता है, उसमें एक जंजीर के समान एक संरचना होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसी में जीन्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और इस फील्ड में जो भी रिसर्च किए गए, उन रिसर्चेस के आधार पर यह पता चला है कि एक पर्सन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें 23 के जोड़े में देखा जाता है। और कई बार क्या होता है कि ये जो 23 पेयर्स हैं उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स के गुणसूत्रों के जो 23 जोड़े हैं उनमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है, और उन डिफेक्ट्स की वजह से ही पर्सन के अंदर एब्नॉर्मलिटीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर 5 प्रमुख गुणसूत्रीय असामान्यताओं को बताया गया है। पहला है ट्राइसोमी 13। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी नंबर हैं जैसे 13, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 18, फिर 21, तो अगर 13 की बात की गई है, ट्राइसोमी 13 यानी जो क्रोमोसोम्स का 13वां जोड़ा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अगर 21 की बात की गई तो यानी जो 21वां जोड़ा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो देखते हैं कि ट्राइसोमी 13 में क्या होता है। ट्राइसोमी 13 में जो 13वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब वैसे जोड़े की बात कर रहे हैं यानी 2 होने चाहिए, तो 13 में 2 की बजाय कई बार 3 गुणसूत्र दिखते हैं, और तीसरे गुणसूत्र की वजह से ही उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। किसमें? पर्सन के अंदर। और ये प्रॉब्लम क्या होती है कि इससे फिर ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जो व्यक्ति में मस्तिष्कीय असामान्यता उत्पन्न करके व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य बना देती है। मतलब अगर ट्राइसोमी 13 का केस हो रहा है, यानी व्यक्ति का जो 13वां गुणसूत्र है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र बन गया है, तो इससे क्या होगा कि जो पर्सन का ब्रेन फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगेगा। इसी तरह ट्राइसोमी 18, इसमें क्या होगा, इसमें 18वें जोड़े में जो गुणसूत्र का 18वां जोड़ा है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब 13 और 18 दोनों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, लेकिन 13 में जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है ब्रेन से रिलेटेड, जबकि 18 में जो प्रॉब्लम हो रही है ये है हृदय संबंधी गड़बड़ियों से। अगर व्यक्ति के 18वें जोड़े में कोई प्रॉब्लम आती है क्रोमोसोम्स में, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति में गंभीर हृदय संबंधी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा है हमारा ट्राइसोमी 21। इसमें क्या होता है कि इसमें 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है, और जिससे क्या होता है कि जिससे फिर जो बच्चा होता है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। डाउन सिंड्रोम जो कि एक मेंटल रिटार्डेशन का पार्ट है, मतलब मानसिक मंदता से संबंधित होता है। चौथा है हमारा ट्राइसोमी 23। अब 23 में क्या होगा, तो 23 सिर्फ रिलेटेड है पुरुषों से। ट्राइसोमी 23 में जो पुरुषों का यौन गुणसूत्र होता है, अब यौन गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो 22 जोड़े तो सेम रहते हैं, मेल और फीमेल्स के 22 जोड़े सेम रहते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा रहता है उसमें मेल में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जबकि फीमेल्स में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पुरुष में जो 23वां जोड़ा है उसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र पाया जाता है, तो कितना हो गया, XXY गुणसूत्र। और जब ऐसा होता है तब जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, उसमें फिर
मेंटल रिटार्डेशन या किशोर अपराध देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं हम मोनोसोमी 23 के बारे में। मोनोसोमी 23 या भी यौन गुणसूत्र से सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एक कंडीशन है, लेकिन यह कंडीशन पाई जाती है महिलाओं में। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जोड़ा होता है 23वां जोड़ा होता है, उसमें एक ही एक्स होता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स एक्स होता है और मेल्स में एक्स वाई होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोनोसोमी में कई बार सिर्फ एक ही एक्स पाया जाता है, यानी एक्स और दूसरे एक्स की जगह पे 0। इसे टर्नर संलक्षण या टर्नर सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन और भी इसमें देखी जाती है कि यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा भी कई बार देखे जाते हैं। जैसे एक्स एक्स तो पहले से होता है और एक एक्स और वहाँ पर दिख जाता है, तो हो जाते हैं यहाँ पर फिर एक्स एक्स एक्स। ये दोनों ही अवस्थाएं एक्स ओ और एक्स 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 दोनों ही अवस्थाओं में महिलाओं के अंदर असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति होती देखी गई है। अब हम बात करते हैं जैविक कारकों में आने वाले अगले इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि है शरीर गठनात्मक कारक या बॉडी कंपोजिशनल फैक्टर। तो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों ने बॉडी है उसके आधार पर भी व्यक्तियों में असामान्य व्यवहार उत्पन्न होते देखे और इसका अध्ययन भी किया। और इस आधार पर इन्होंने 3 ऐसे प्रकार बताए, या कह सकते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा, जिनके आधार पर व्यक्ति में एबनॉर्मल बिहेवियर होते देखे गए हैं। जिसमें पहला है शरीर गठन या डील डॉल के आधार पर। तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट ईयर के क्लास में सेल्डन की थ्योरी पढ़ी थी, जो कि थी पर्सनालिटी से रिलेटेड। वहाँ पर सेल्डन ने पर्सन के व्यक्तित्व के बारे में शरीर के गठन के आधार पर व्याख्या किया था, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या शरीर गठन के आधार पर किया था। और उन्होंने शरीर गठन के आधार पर 3 मुख्य प्रकार बताए थे व्यक्तियों के, जिसमें पहला था एंडोमॉर्फी, दूसरा मेसोमॉर्फी और तीसरा था एक्टोमॉर्फी। तो इसका अध्ययन करने पे यह पता चला, इन थ्योरीज़ का अध्ययन करने पे, कि जो सेल्डन ने 3 प्रकार बताए, उन तीनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह जब किसी तनाव की स्थिति का सामना करते हैं या जब उनके सामने कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, तो वह तीनों तरह के व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं। जैसे जो एंडोमॉर्फीज वाले होते हैं, जो कि नाटे एवं मोटे तथा आराम पसंद लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तनाव वाली स्थिति आती है, तो उनका जो मूड होता है, उनका जो मानसिक स्थिति होती है, उसमें उतार चढ़ाव की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यानी कई बार तो वो हाइपर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, और दूसरे ही पल वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे पर्सन में जो मूड डिसऑर्डर होते हैं उनकी संभावना काफ़ी अधिक होती है। दूसरा जो टाइप है वो है मेसोमॉर्फी का। मेसोमॉर्फी में कैसे व्यक्ति आते थे, जो लंबे होते थे, मजबूत हड्डियां होती थी तथा जिनकी मांसपेशियां पूरी तरीके से गठित होती थी, कह सकते हैं एक एथलीट टाइप की पर्सनालिटी। तो जब इनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आक्रामक होते देखे गए मेसोमॉर्फी वाले, और इसके साथ साथ ये अपराध करने की प्रवृत्ति इनके अंदर देखी गई। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करते हुए भी देखे गए हैं। और जो लास्ट में एक्टोमॉर्फी बताया, तो एक्टोमॉर्फी के पर्सन कैसे होते थे, दुबले पतले कमज़ोर शरीर वाले। तो ऐसे पर्सन किसी के प्रति आक्रामक व्यवहार तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही दुबले पतले हैं। तो ये क्या करता है, ये खुद को परेशान कर लेते हैं। तो ऐसे पर्सन में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण या एंग्जाइटी न्यूरोसिस या एंग्जाइटी डिसऑर्डर या पेप्टिक अल्सर के होने के चांसेस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे
जो पर्सन का फिजिक होता है, उसकी जो डील डॉल शरीर का गठन होता है, वो कैसे उसके अंदर असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। अगला है शारीरिक विकलांगता, फिजिकल हैंडीकैप्स। तो कई बार जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर शारीरिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, या कई बार जब वो बच्चा पैदा होने के बाद जब इन्वायरमेंट में आ जाता है, बाहरी दुनिया में आता है, तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से उसमें शारीरिक विकलांगता आ जाती है और जिसका असर उसके मानसिक व्यवहार या मेंटल स्टेटस पर भी पड़ता है। तो यदि बच्चा पैदा होने के साथ ही उसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ शारीरिक विकलांगता उत्पन्न हो जा रही है, तो उसे जन्मजात विकलांगता कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो यदि उनका वज़न 5.5 पाउंड से भी कम होता है तो आगे चलकर ऐसे बच्चों में कुछ खास तरह के मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया या इमोशनल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो गई, सामयिक समायोजन की समस्या होती है। इसके साथ साथ कुछ ब्रेन डिसऑर्डर भी होते देखे गए हैं। कैसे बच्चे जिनका वज़न पैदा होने के समय 5.5 पाउंड से भी कम होता है। जन्मजात विकलांगता के अलावा भी कुछ और भी ऐसे कारण होते हैं जिससे व्यक्ति में विकलांगता आ जाती है। जैसे कि हमने बात किया था कि कई बार मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गई, आप बच्चा है सड़क पर जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया और जिसका असर उसके मस्तिष्क पर पड़ा। जिस एक्सीडेंट में मान लीजिए उसके मस्तिष्क पर काफ़ी गहरा चोट आई, तो इसकी वजह से भी उसके अंदर कई बार मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि उसके बाद में चलकर व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। तो ये तो हो गए शारीरिक विकलांगता से संबंधित। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आने वाले तीसरे महत्वपूर्ण कारण के बारे में, जो कि है बायोकेमिकल कॉजेज़। बायोकेमिकल कॉजेज़ के अंतर्गत व्यक्ति में जो असामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं उसके दो कारण प्रमुख होते हैं। एक तो उसके शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होना और दूसरा पौष्टिक आहार की कमी। इन दोनों कारणों की वजह से व्यक्ति में असामान्य व्यवहार होते देखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन। तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ, केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति को इनकी वजह से कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसे एक पदार्थ है कैटेकोलामाइन, या हमारी बॉडी में असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे कैटेकोलामाइन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और इस हाइपोथेसिस के अनुसार जब कैटेकोलामाइन की जो मात्रा होती है वो बॉडी में अगर कम हो रही है तो व्यक्ति में डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन अगर उसकी मात्रा बहुत अधिक है, कैटेकोलामाइन का जो स्राव है वो बहुत अधिक हो रहा है, तब व्यक्ति में इमोशनल डिस्टर्बेंस होते देखे जाते हैं, यानी जो उसका इमोशनल एडजस्टमेंट होता है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है पौष्टिक आहार की कमी से संबंधित असामान्य कारण। जाहिर सी बात है, हम सभी को पता है कि अगर हम प्रॉपर वे में पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशियंस होते हैं उनकी कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी फंक्शन सही से नहीं होते हैं और हमारी बॉडी में फिर एबनॉर्मल बिहेवियर देखे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आने वाले कुछ प्रमुख फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट मनोसामाजिक कारकों को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।